नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने अपने चैनल द स्टडी कैफे में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से संदर्भ में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल से। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय दोस्तों हमें देखते जाना है कि किस प्रकार ये प्रश्न हमसे बन रहे हैं, आपसे कितने प्रश्न आते जा रहे हैं, आपको जो नहीं आ रहे हैं उन्हें हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें तथा उसके ऑप्शन को देखें। तो दोस्तों, आइए हम चालू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों, आइए हम चालू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर व्यवस्था थी और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के बीच पाई गई है, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आर्यों का भी दोस्तों यहीं पर आगमन हुआ। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का ये जो समय था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। दोस्तों, आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका दोस्तों उत्तर है ऑप्शन ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों, चूंकि आर्यों की जो सभ्यता थी अर्थात जो वैदिक युग था वो एक ग्रामीण व्यवस्था थी, लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वह समय है जब लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, अर्थात लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई। और लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा स्थान है, नाम है उसका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से दोस्तों पहली बार लोहे के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर और आदमगढ़। तो दोस्तों, हमें आंसर पता है कि वो स्थान है अतरंजी खेड़ा। तो दोस्तों, कब हुई लोहे की पहली बार जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में हमें सबसे पहले लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर हम आदमगढ़ की बात करें तो चूंकि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आदमगढ़ होशंगाबाद के पास एक स्थल है जहां से पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों, ये टाइम पीरियड जो बांटा गया है, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल को यानी जो प्राचीन समय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जैसे हमें पता है कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है दोस्तों वो पूरा पाषाण काल है। उसके बाद जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो दोस्तों जो है मध्य पाषाण काल से नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों जो नव पाषाण काल है वो लगभग 6,000 ईसा पूर्व से लगभग 3,000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना गया है। उसके बाद का जो समय है, उसके बाद जब तांबे की खोज आई अर्थात वो ताम्र पाषाण काल कहलाया और बाद में वैदिक काल को ऐतिहासिक युग भी कहा गया। तो दोस्तों, आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता, चूंकि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग यानी वैदिक काल को। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक काल ऐतिहासिक युग कहलाता था, इसलिए ऐतिहासिक युग के ठीक पहले का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक युग कहलाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा कौन सा कारण है कि इसे हम आर्यों के पूर्व की सभ्यता मानते हैं? तो वह कौन से साक्ष्य हैं? तो ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मृदभांड। तो दोस्तों, आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर है मृदभांड। चूंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं वो लाल काले रंग के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं वैदिक काल के जो मृदभांड है दोस्तों वो चित्रित धूसर मृदभांड है, अर्थात उनका जो लेवल था वो धीरे से बढ़ गया, अर्थात उनके मृदभांडों की धीरे धीरे उन्नति हुई, उनकी बनावट में अलग अलग प्रकृति की होने लगी। उस आधार पर हमने ये तय किया कि ये जो लाल काले मृदभांड है अर्थात ये सामान्य है, इस कारण ये सभ्यता चित्रित धूसर के ठीक पहले की हुई होगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी के
किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है रंगपुर, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो दोस्तों आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1921 में पहला वो स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोस्तों ये खोज हुई थी। और यहाँ पर हमारे सामने 4 हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो कि रंगपुर, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो दोस्तों घरों से कुएं का जो अवशेष मिला है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है दोस्तों 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा कराई गई। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पहला शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों बहुत ही सामान्य प्रश्न है। शिलालेख हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए। अशोक के शासनकाल में आने के बाद शिलालेख वगैरह जनरेट हुए। सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो 1400 ईसा पूर्व का बोगचकोई शिलालेख है जो कि हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। और शायद इसी अभिलेख के माध्यम से इतिहासकारों ने यह बताया है कि जो आर्य भारत आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों इसके बारे में आप आगे भी विश्लेषण करेंगे। प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालने का जो प्रमुख कारक है वो इन चारों में से क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाइयां। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समय जो है लाल काले मृदभांड पाए जाते थे। दोस्तों राइट आंसर है लाल मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, वैदिक गणित किसका महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों ये जो वैदिक गणित शब्द आया जो हमारे सामने आया, तो दोस्तों ये भी वेदों का ही एक भाग था। लेकिन वेदों के अंदर भी यह एक भाग है, अर्थात यजुर्वेद जो कि यज्ञों से संबंधित है, उसके अंदर एक पार्ट है, नाम है उसका शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र में ही वैदिक गणित के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर है वैदिक गणित का जो अंग है वो है शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ हमें प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों को कूट से प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। दोस्तों ये हम एनसीईआरटी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आपसे प्रश्न बन रहे हैं इन्हें आप टिक करते जाइए तथा जो नहीं बन रहे हैं उन्हें भी आप अपने रफ कॉपी पर लेकर लिखते चलिए, ताकि दोस्तों आपसे दोबारा इस प्रकार की कोई भी गलती ना हो। दोस्तों तो हमारे सामने सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैटर्न तथा सूची बी गोदावरी, रावी, कृष्णा और गंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नदियों को स्थल कौन सी नदियों के तट पर पाए गए ये बताना है। तो दोस्तों हमें पता है हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाया गया, और हस्तिनापुर जो कि आपको पता है दिल्ली वाले क्षेत्र में है वो गंगा के किनारे पाया गया है। नागार्जुन कोंडा जो कि आपको पता है कि ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में है, ये कृष्णा नदी के तट पर। और पैटर्न ये है महाराष्ट्र वाले बेल्ट को बोला जाता है पैटर्न या पाटन। इसको जो है प्राचीन असमक की राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थात हड़प्पा का रावी, हस्तिनापुर का जो है आपकी गंगा, उसके बाद नागार्जुन कोंडा की कृष्णा और पैटर्न की गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपण पंजाब। एकदम सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों, आलमगीर के उत्तर प्रदेश हिंडा नदी के तट पर। उसके बाद लोथल है गुजरात पे, बिल्कुल सही बात है, भोगवा नदी के तट पर। रोपण पंजाब पे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। तो दोस्तों राइट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 को पुनः सुमेलित करना है। यहाँ पे पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न, चूंकि एनसीईआरटी में लगातार ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यूपीएससी आईएएस में हमेशा इसी प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, जहां पर हमें एक ही प्रश्न से कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। दोस्तों फिर आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि मांडर ये जो क्षेत्र है हड़प्पा कालीन स्थल है तथा ये किस स्थान पर पाए गए हैं, पार्ट बी में ये दिया हुआ है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो दोस्तों मांडा हमें पता है कि हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे उत्तरी क्षेत्र है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दोस्तों दायमाबाद सबसे दक्षिणी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद कालीबंगा की बात करेंगे, ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है, ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें कि सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का उपयोग, किस धातु का उपयोग किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तांबा। तांबा पहली धातु है जिसका मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोहे का उपयोग, लोहे के साँचे जो है 1000 ईसा पूर्व के बाद प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मात्र शक्ति में। दोस्तों राइट आंसर है मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। तो दोस्तों बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लगातार ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हमें बिल्कुल पता है। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी तथा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। दोस्तों ये दोनों प्रथम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा की खोज में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें दोस्तों, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है 1931 में चनहूदड़ों की खोज पहली बार की गई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसकी खोज पुनः कराई गई, कई बार इसकी खुदाई हुई। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। बात यह हो रही है कि उत्खनन करता नहीं दोस्तों, कि उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका उत्तर हुआ है जे.एस. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों अभी हमने पहले ही बात की है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात, कच्छ के रण के पास दोस्तों धौलावीरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, तो सूची 1 से सूची 2 को पुनः सुमेलित करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लगातार हमारे सामने एनसीईआरटी के एमसीक्यूज में आते रहेंगे, क्योंकि हम अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक मैं एनसीईआरटी के समस्त प्रश्न पूरे विश्लेषण के साथ आप तक प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो देखना ना भूलें और बिल्कुल लगातार वीडियो पर अपने कमेंट्स अंकित करते रहें। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को हम पुनः सुमेलित करेंगे कि यहाँ पर सूची पुनः हड़प्पाकालीन स्थलों की है और पुनः यहाँ पर हमें ये बताना है कि किन नदियों के तट पर ये स्थल पाए गए। तो दोस्तों हमें पता है कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और रोपण सतलज नदी के तट पर है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा घग्गर के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता है दोस्तों, लेकिन इसके और आसपास भी कई हड़प्पाकालीन स्थल हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, आलमगीरपुर या फिर लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बनावली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि किस पशु के अवशेष, तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी हाथी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शेर। शेर के कोई भी, तो दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होगी, बहुत ही कुछ दिन पहले ही मोहनजोदड़ो नाम की एक फिल्म बॉलीवुड में फिल्माई गई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कहीं भी शेर की आकृति नहीं दिखाई गई। बहुत ही ईमानदारी से उस फिल्म में इस चीज को दिखाया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों रूप में रचित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों आपको ये जानकारी दे दूं कि गद्य और पद्य दोनों में अगर कोई चीज रचित होती है तो उसे चंपू काव्य शैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों चंपू काव्य शैली वही है जहां रचनाएं गद्य और पद्य दोनों पर होती हैं। तो कौन सा वो वेद है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। दोस्तों राइट आंसर है इसका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। अर्थात नील नदी पर ऐसी कौन सी सभ्यता जो है प्राचीन काल में जनरेट हुई। तो दोस्तों ऑप्शन देखें, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफिकल अपने को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या है। तो हमें पता है कि नील नदी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। नील नदी
हमारे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो नील नदी के तट पर दोस्तों कौन सा देश बसा हुआ है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। दोस्तों आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो नील नदी मिस्र को दो अलग अलग भागों में बांटती है और इस पर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जिसका नाम है असवान डैम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों यहां पर पूछने का मतलब यह है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नृजातीय समूह, यारावरी जन, या फिर भाषा समूह, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ है श्रेष्ठ वंश। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों वैदिक काल के बारे में अगर आपको जानकारी होगी कि वैदिक काल का जो टाइम एरा है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल तथा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहने का एक ही मात्र कारण है क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और उस पूरे टाइम पीरियड में सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए वो जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। बाकी जो 3 वेद हैं दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में रचित हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें दोस्तों, पुनः हमारे सामने एक सुमेलित कीजिए प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों वेद दिए हुए हैं तथा उसके सामने उनके विषय दिए हुए हैं, उनकी विषय वस्तु दी हुई है कि कौन सी विषय वस्तु किस वेद में पाई जाती है। संगीतमय स्त्रोत, स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवी देवताओं के लिए स्रोत एवं प्रार्थनाएं सब कुछ किसमें दी हुई हैं? ऋग्वेद में। यजुर्वेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो यज्ञ, कर्मकांड, ये सारी जानकारियां जो है यजुर्वेद में प्राप्त होती हैं। उसके बाद सामवेद की बात करेंगे दोस्तों तो सामवेद के बारे में दोस्तों एक फैक्ट और है कि सबसे ज्यादा जो सामवेद में श्लोक है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो तंत्र मंत्र, वशीकरण, गृहस्थ जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन सबका वर्णन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ऋग्वेद की स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्त्रोत और अथर्ववेद में आपके तंत्र एवं वशीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक इसके पहले प्रश्न में हमने ये चर्चा कर ली है दोस्तों कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो दोस्तों किससे संबंधित है? आपके यजुर्वेद से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद संहिता मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में रचित हुआ है और इसका जो 9वां मंडल है दोस्तों ये सोम देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोम। और इस पेय पदार्थ पर नामांकित देवता, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सोम रस भी प्राचीन सभ्यता का अर्थात वैदिक काल का एक प्रमुख पेय पदार्थ था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएं हैं, मतलब ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या में बतानी है दोस्तों। हमने बार बार पढ़ा है कि 10 मंडल हैं, 1028 ऋचाएं हैं तथा 10,462 श्लोक हैं इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हमारे होंगे कि मंडलों की संख्या 10 है, ऋचाओं की संख्या 1028 है तथा 10,462 श्लोक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये चर्चा की कि एक ही वेद है जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक ऋग्वेद के सम्मिलित किए गए हैं, उसका नाम है दोस्तों सामवेद। तो उसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध प्रश्न है ये युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 राजाओं के बीच में इसे 10 राग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर दोस्तों लड़ा गया था। रावी नदी
आपको पता है हड़प्पा कालीन स्थल यहीं से प्राप्त हुआ है। और यह जो 10 राजाओं का युद्ध है ये एक आर्य आर्यजन एवं 10 अनार्यजनों के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये जो युद्ध है ये भरत जन का एक कबीला था, उसके राजा सुदास ने ये युद्ध जीता था और बाद में इसी भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। उस भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परुष्णी। अब चूंकि यहां पर मैंने आपको रावी शब्द बोला, तो दोस्तों रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र देवता माना जाता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में, वैदिक काल की अगर हम बात करें, वैदिक सभ्यता में भी दोस्तों ऋग्वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक में थोड़ा सा जैसे ही हम आगे जाएंगे तो वहां पर परिवेश अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में भौतिक देवी देवता होते थे, जहां पर अगर पानी बरस रहा है तो उसमें इंद्र का मामला होगा, अगर सूर्य है सूर्य देवता हैं। जो चीजें हमें दिखती थी, जो चीजें हमें महसूस होती थी, उन्हें हम देवी देवताओं के स्वरूप के रूप में मानते थे। ऐसा प्राचीन साहित्यों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समुद्र का देवता, तो समुद्र का देवता या जल का देवता किसे माना जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण को समुद्र या जल का देवता माना जाता था। दोस्तों हमारा ये 30वां और अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिल्कुल किसी भी वीडियोस को देखना ना भूलें। दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपीपीएससी तथा अन्य समस्त राज्यों की पीएससी के लिए, यूपीएससी के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्न लेके आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छे से सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी कैफे। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको लगातार ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू।